हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इसमें आज हम जानेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी होते हैं गैमीट्स उनके फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले मेल गैमीट फॉर्मेशन को जान लेते हैं, जिसमें कि स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे करके ये प्रोसेस हो रही है और कैसे मेल गैमीट बन रहा है। और जब मेल गैमीट बन रहा है तो उससे पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये इवेंट्स जो हैं इनको हम इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बस ये समझ लीजिए कि जो एंथर है, यानी कि जो स्टेमेन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट, तो उसमें से जो ये एंथर है इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एंथर का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं। तो एंथर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे अगर कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 लोब्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए एंथर को बाइलोब्ड बोला जाता है। तो जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें जो एंथर प्रेजेंट होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब के बाद अब इसको एक बारी ऐसे अगर काटें, यहाँ से अगर काटेंगे तब समझ में आएगा कि ये बाइलोब्ड होने के साथ साथ ही यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं। तो हर एक लोब में 2 थीका भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है डाइथीकस। तो एंजियोस्पर्म के जितने भी एंथर हैं वो स्ट्रक्चर में बाइलोब्ड होते हैं और थीका प्रेजेंट होने की वजह से डाइथीकस होते हैं। तो अब यहाँ पर ये समझ लें कि टोटल अगर एक एंथर में हम थीका काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 है, लेकिन एक लोब में 2 प्रेजेंट है, इसीलिए इसको डाइथीकस, डाई मतलब 2, डाइथीकस बोला जाता है। अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं पॉलन सेक्स लिखा हुआ है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन सैक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही पॉलेंस भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर कैसे बनते हैं ये हम समझेंगे। उसके लिए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब आप सोचेंगे कि अभी तो एंथर की बात हो रही थी कि एंथर के अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है पॉलन का, लेकिन ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? तो बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम जो ये एंथर है ना, मान लीजिए कि हमने इसको एंथर को, ये है एंथर और ये है फिलामेंट, तो ये है स्टेमेन पूरा, लेकिन इसको जब हम ऐसे काटेंगे, हमने अगर इसको ऐसे कट कर दिया इधर से, तब हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। देख लीजिए, जो हमने अभी पढ़ा वही है ये। यहाँ पर 2 लोब हैं, 1 और 2। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वही है जो हमने बात की, जिसकी वजह से इसको डाइथीकस बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर ये 4 थीका हैं लेकिन एक लोब में 2 हैं, इसलिए डाइथीकस। अब यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ही माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर कितने हैं? 4। माइक्रोस्पोरेंजिया इसको प्लूरल में कहा जाता है, यानी कि जब एक से ज़्यादा हो तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद देखते हैं ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं और कहाँ पर पॉलन का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता है। यहाँ पर ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर क्या है, सबसे जो बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है सेल्स की, यहाँ पर इनको बोला जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहर वाली सेल्स। इसके बाद
सेकंड नंबर पे जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है एंडोथीसियम। उसके अंदर भी कुछ सेल्स भरी होती हैं, इनको बोला जाता है मिडल लेयर। उसके बाहर, उसके अंदर की साइड फिर एक और सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनको बोल दिया जाता है टेपेटम। तो इन तीनों टाइप की जो सेल्स हैं, जो लेयर्स हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडल लेयर और उससे अंदर टैपेटम। तो जो 3 सेल्स हैं यहाँ पर, इनका जो काम है वो है प्रोटेक्शन, यानी कि एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम है। और जब एंथर मैच्योर हो जाए उस समय पर जो डेhiscence है, इसको जो फट करके पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, वो काम में भी ये हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड डेhiscence इसका काम है। उसके बाद टैपेटम, जो ये सेल्स भरी हुई हैं, इनका काम है जो डेवलपिंग पॉलन है उनको नरिशमेंट देना। तो नरिशमेंट, और ये जो सेल्स हैं ये होती हैं बाइन्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर टैपेटम के बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि टैपेटम कौन सी सेल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। तो टैपेटम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स की लेयर है उसमें सबसे अंदर वाली होती है और ये नरिशमेंट का काम करती हैं, साथ ही ये बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं। अब अंदर की तरफ जहाँ पर हम ये डॉट डॉट वाली सेल्स देख रहे हैं, इसको समझते हैं। जब एंथर इमेच्योर हो, यंग एंथर जो होते हैं, उनके अंदर ये वाली जो सेल्स हैं उनको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू ही फर्दर डेवलप हो जाता है माइक्रोस्पोर्स में। तो कैसे होता है, देखिए, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू की जो ये सेल्स हैं, ये हर सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। अब हम समझते हैं कि MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल और PMC पॉलन मदर सेल कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और उसके बाद पॉलन बनते हैं, आइए देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है, वो डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर बना ले, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर MMC और PMC से जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तब इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो MMC है, ये वाली जो सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और ये जो होने वाला सेल डिवीजन है ये होता है मियोसिस। गैमीट फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि सेल डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। मियोसिस में जब भी डिप्लॉयड सेल डिवाइड होती हैं तो हमेशा ही हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं और पेरेंट सेल से नंबर में ज़्यादा बनती हैं। कितनी? 4 बनती हैं। तो यहाँ पर 1 MMC से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो जब ये वाली सेल्स डिवाइड करेंगी तो थाउजेंड्स में यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा नंबर बनता है पॉलेंस का। तो एक बार समझते हैं इसको। एक सेल यहाँ से मैं ले रही हूँ, मान लीजिए ये एक सेल है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस की प्रोसेस होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी और हमें पता है कि ये है नंबर में 2n। अब जब मियोसिस, आपको मालूम है कि ये एक गैमीट फॉर्मेशन के लिए होने वाला सेल डिवीजन होता है, तो ये होता है 2 पार्ट्स में और इसमें जो बनने वाली सेल्स होती हैं उनका नंबर होता है हैप्लॉइड, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन करना है आगे जाकर। तो यहाँ पर 2n जो ये नंबर है, जब मियोसिस डिवीजन होगा और यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस के बाद ही 2 सेल्स बनेंगी, तो बनने वाली सेल कैसी होंगी? ये होंगी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बन चुकी हैं। इसके बाद होगा मियोसिस 2,
मियोसिस 2 के बाद ये 2 सेल से बन जाती हैं 4 सेल्स और ये नंबर में होती हैं हैप्लॉइड, तो यहाँ पे लिखना चाहिए NNN और इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर। 4 हैं तो बोला जाएगा टेट्राड। अभी तक हमने समझा कि जो एंथर है, एंथर के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। तो उन माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगी। उसमें होगा क्या कि हर एक जो ये सेल है MMC, इसमें मियोसिस के प्रोसेस होने के साथ ही माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। तो एक मदर सेल से यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। आगे समझते हैं। माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं। माइक्रोस्पोर के साथ ही यहाँ पर जैसे ये फॉर्मेशन हो जाता है तो ये थोड़ा मैच्योर जब हो जाएंगे ना, तो उसके बाद ही ये डिसोसिएट हो जाएंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे। अभी तो ये टेट्राड है, हमने अभी बात की, तो ये हमने क्या देखा अभी कि ये बना है माइक्रोस्पोर टेट्राड। लेकिन ये हर एक सेल आपस में अलग अलग होगी। तो अलग होगी जब उसके बाद ही इनके ऊपर हो जाती है कवरिंग। हर एक माइक्रोस्पोर के ऊपर हो जाती है कवरिंग। तो पहले साइटोप्लाज्म के ऊपर कवरिंग हो रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हर एक सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहां पर है इंटाइन और ऊपर वाली जो लेयर है वह है एक्साइन। तो इंटाइन जो अंदर वाली लेयर है वो बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। एक्साइन जो लेयर है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। अब जो इंटाइन है ना, ये लेयर पूरे पॉलन के ऊपर अच्छे से कवर रहती है, लेकिन जो स्पोरोपोलेनिन है ये बीच बीच में से हटी हुई होती है। कहीं कहीं पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। क्यों? नेचर में हर चीज़ का जो चीज़ें हैं उनका एक मतलब होता है। तो पॉलन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नाम की जो कवरिंग है ये पॉलन को प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। यानी कि ये ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। ये किसी भी एसिड से, किसी भी बेस से, हाई टेम्परेचर से या फिर किसी भी एंजाइम से ब्रेक नहीं होता, टूट नहीं सकता। तो पॉलेंस को बचाकर रखने के लिए, नेचर में बचाकर रखने के लिए स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग रहती है। लेकिन ये हर जगह से नहीं होती, यानी कि पूरा पॉलन कवर नहीं होता। बीच बीच में से ये लेयर कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है और उस जगह को कहा जाता है जर्म पोर। जर्म पोर मतलब जहां पर एब्सेंट होगा स्पोरोपोलेनिन उसी को बोला जाता है जर्म पोर, और ये ही बाद में पॉलन ट्यूब बनाने के लिए काम आती है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर बन चुका है पॉलन, पूरा का पूरा पॉलन तैयार है। पॉलन होता है मेल गैमीटोफाइट, यानी कि पॉलन बना है अभी गैमीट्स नहीं बने हैं। पॉलन मेल गैमीटोफाइट है, यानी कि इसी से गैमीट फॉर्मेशन होने वाला है। तो कैसे होते हैं आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर दिखाया गया है। अब इसी में ही फर्दर डिवीजन होगा और यहाँ पर 2 सेल्स डिवाइड होकर बनेंगी। तो जानते हैं कैसे। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स को एक बार फिर से सही से समझते हैं। पॉलन ग्रेन्स को कहा जाता है मेल गैमीटोफाइट्स, क्योंकि इन्हीं में गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बनते हैं, इसीलिए इनको गैमीटोफाइट कहते हैं। अब पॉलन
जो हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं और 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। फ्लावर को आप कभी ऊपर की साइड जहाँ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं बीच में, वहाँ पे आप कभी टच करें तो आपको पाउडरी सब्सटेंस आपके फिंगर टिप्स पे आएगा, तो वो पाउडरी सब्सटेंस ही पॉलन ग्रेन्स है। तो पॉलन ग्रेन्स, इसके जो कण हैं बहुत ही छोटे हैं, सोचिए पाउडर के जो कण हैं बहुत छोटे हैं, और इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि 25 to 50 माइक्रोमीटर्स तक इसका डायमीटर होता है। पॉलन ग्रेन से कैसे आगे फर्दर डिवाइड होकर के न्यू सेल्स फॉर्म होंगी और कैसे गैमीट फॉर्मेशन होगा, इसको समझते हैं। पॉलन ग्रेन मैच्योर होने से पहले हम इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, अभी हमने जाना कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो चारों सेल आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जैसे ये मैच्योर होती हैं तो ये आपस में सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर, चार में से एक माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल लेके हम समझ रहे हैं कि ये है माइक्रोस्पोर। अब ये नंबर में क्या है, n हैप्लॉइड नंबर है। अब इसमें होगा डिवीजन, और डिवीजन का नाम है माइटोसिस। माइटोसिस में यहाँ पर बनने वाली हैं दो सेल। एक सेल होती है बड़ी, जिसके अंदर एक छोटी स्पिंडल शेप सेल फ्लोट कर रही होती है। तो जो बड़ी सेल है उसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल, और जो छोटे वाली सेल है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल का फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। देखिए, जब पॉलन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पर, स्टिग्मा आप याद करें कि जो ओवरी है उसके ऊपर स्टाइल है और यहाँ पर है स्टिग्मा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो जब ये जो पार्ट है स्टिग्मा, यहाँ पर आकर के पॉलन बैठते हैं, तब उस समय पर पॉलन में पॉलन ट्यूब बनती है, क्योंकि गैमीट जो है, फीमेल गैमीट, वो तो यहाँ इतनी दूर बैठा हुआ है, तो उसके लिए पॉलन ट्यूब बनने की ज़रूरत होती है। तो तब जो पॉलन ट्यूब बनती है वो कौन बना रहा होता है, ये वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी हेल्प से वो पॉलन ट्यूब बनती है। इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर समझें कि ये जो वेजिटेटिव सेल है एक बड़ी सी सेल है, उसके अंदर ही एक छोटी स्पिंडल शेप सेल फ्लोट कर रही होती है, जिसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का हमने समझ लिया कि इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, लेकिन जो जनरेटिव सेल है एक्चुअल फंक्शन, अब यहाँ पर बात आई कि क्या है, वो है गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन, अब याद रखें, जी से जनरेटिव सेल और जी से ही गैमीट, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। अब वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाएगी, जनरेटिव सेल गैमीट बनाएंगे, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पर ये कितनी सेल्स प्रेजेंट हैं फिलहाल, 2 सेल स्टेज है ये। 60% एंजियोस्पर्म्स में इसी स्टेज पे डेhiscence की प्रोसेस हो जाती है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मैच्योर होके एंथर में से रिलीज होते हैं और जा करके फीमेल गैमीट पर फ्यूज़ होने लगते हैं, मतलब बैठते हैं। फ्यूज़ तो बाद में होंगे जब पॉलन ट्यूब बन जाएगी, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र है पॉलन का वो इसी स्टेज में होता है, 2 सेल्ड स्टेज में, 60% एंजियोस्पर्म में। लेकिन बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होता है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 40% एंजियोस्पर्म की बात करते हैं कि ये वाली जो स्टेज है जिसमें कि एक सेल हमें बड़ी मिल रही है और एक छोटी, यानी कि ये जो 2 सेल्ड स्टेज है, 2
सेल स्टेज। इसमें एक माइटोसिस अभी एक हुआ था, तब ये स्टेज हमें 2 सेल स्टेज मिली, लेकिन इसके बाद एक और माइटोसिस होगा और तब हमें यहाँ पर 3 सेल स्टेज मिलती है। एक जनरेटिव सेल तो ये वाला है ही, न्यूक्लियस बना देते हैं इसका बड़े वाली सेल जो ये वेजिटेटिव सेल है ये तो है ही, इसके साथ ही यहाँ पर जनरेटिव सेल जो है ये है, और इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं। तो ये है एक सेल, फंक्शन सेम रहेगा, पॉलन ट्यूब बनाना, वेजिटेटिव सेल है ये। फिर इसके साथ ही यहाँ पर ये 2 सेल स्टेज, 2 सेल और पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने सेल्स दिखाई रहे हैं? एक, 2, 3। तो इसे कहा जाता है 3 सेल्ड स्टेज। तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन रिलीज हो रहे हैं, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन रिलीज होते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्यू पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल सी ये पिक्चर्स हैं। इसमें अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं। पॉलन ग्रेन्स में अगर जो ये आप शेप्स देख रहे हो ना अलग अलग इतनी सारी, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन्स के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं कि कवरिंग रहती है एक्साइन यानी कि स्पोरोपोलिन, तो ये एक्साइन आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है ऊपर की तरफ। पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, आइए जानते हैं। पॉलन ग्रेन्स एंड एलर्जीज, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे ऐसे हैं जो एलर्जीज कर देते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल है इस तरह की एलर्जीज के लिए पार्थेनियम, जिसका नाम है कैरेट ग्रास, कॉमन नेम है इसका। तो ये ऐसा प्लांट है जिसके पॉलन ग्रेन से सीवियर एलर्जीज हो जाती हैं। फिर पॉलन एज फूड, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं पॉलन के अंदर, विटामिन्स एंड प्रोटीन रिच होते हैं ये, तो इनको एज अ फूड सप्लीमेंट भी लिया जाता है। पॉलन वायबिलिटी, अब वायबिलिटी क्या है? वायबिलिटी मतलब कि पॉलन रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक लिविंग रह सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड को पॉलन की वायबिलिटी बोला जाता है। तो राइस, व्हीट जैसे सीरियल्स में केवल 30 मिनट्स के लिए ही इनकी वायबिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कि मंथ, बहुत सारे मंथ तक इनकी वायबिलिटी है, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये लिविंग रह सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टोरिंग पॉलन। पॉलन बैंक्स में इनको स्टोर किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री, इनको प्रिजर्व करने के लिए। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।